WWE सर्वाइवर सीरीज वॉर गेम्स खत्म होने के बाद एक बहुत ज्यादा अनएक्सपेक्टेड चीज होती है और ब्रॉक लेसनर ऐसा करेंगे, ये उनके कैरेक्टर के हिसाब से थोड़ा जैसे हम लोग ब्रॉक लेसनर को जानते हैं उस पर उतना सूट नहीं करता। तो हुआ क्या था, जैसे ये मैच खत्म हुआ रिंग साइड पर किसी के साथ बातचीत करना शुरू कर दिया ब्रॉक लेसनर ने। और जिसके साथ उन्होंने बातचीत करी वो कोई और नहीं बल्कि एक यंग फैन गर्ल थी वहां पे, जो कि जिसके बारे में पता चला कि वो ब्रेन कैंसर के साथ सफर करे। और आपको पता है WWE ऐसी चीजों में काफी आगे रहती है क्योंकि ये उनके लिए एक एस्केप होता है जहां पे वो अपनी रियल लाइफ में जो मेडिकल प्रॉब्लम्स हैं उसको साइड में रख के WWE को एंजॉय करते हुए थोड़ी अपनी लाइफ का जो स्ट्रेस है उसको कम करते हैं। तो यहाँ पे ये चीज़ ब्रॉक लेसनर को पता थी, तो उन्होंने इस बच्चे के साथ में कुछ बातचीत करी। तो ये बिल्कुल एक डिफरेंट जेस्चर था ब्रॉक लेसनर का। और इतना ही नहीं, इसके बाद भी जब ब्रॉक लेसनर जा रहे थे तो यहाँ पे एक ये वीडियो है, इसका मैं आपको स्क्रीनशॉट लगा के दिखा दूंगा। लिटरली अपने फैंस के साथ ब्रॉक लेसनर मिल रहे हैं और उन्होंने थैंक यू भी बोला एक फैन को। तो ये वो ब्रॉक लेसनर नहीं है जिसको हम जानते थे, क्योंकि हमने ब्रॉक लेसनर के बारे में यही सुना है कि आप ये फैंस की तो बात छोड़ ही दो, वो बैक स्टेज भी किसी के साथ सीधे मुंह बात नहीं करते। तो शायद ब्रॉक लेसनर के कैरेक्टर में ये एक चेंज है जो कि अब शायद उनके अंदर आ रहा है। और अब जब वॉर गेम्स में जिस तरीके की परफॉर्मेंस थी ब्रॉक लेसनर की, जो उन्होंने सुप्लेक्सेस मारे, F5 मारे, उसके बाद अलग ही हो गया है। मतलब इससे पहले काफी नेगेटिव चीजें होती थी ब्रॉक लेसनर के बारे में। ये वाला आप ट्वीट देखो जिसपे 10,000 लाइक्स हैं और यहाँ पे ये लिखा जा रहा है कि वो जो वॉश्ड वाला एलिगेशन लगता था ब्रॉक लेसनर पे कि अब इससे कुछ हो नहीं सकता, उसने उसको सीरियसली ले लिया और अब इसको जो है MVP ऑफ द मैच बोल रहे हैं। और ये बात माननी पड़ेगी कि ब्रॉक लेसनर के आने के बाद जो वॉर गेम्स मैच है वो बिल्कुल ही डिफरेंट फील हुआ था। तो ब्रॉक लेसनर के लिए इंडिविजुअल लेवल पे देखा जाए तो मैच अच्छा था क्योंकि लोगों ने ब्रॉक लेसनर को उनकी इस परफॉर्मेंस के लिए और उनके ये स्वीट जेस्चर के लिए, अभी पॉल हेमन ने क्या किया वो भी पक्का सुनना क्योंकि वो तो भाई कुछ एक्सट्रीम लेवल पे जाके चीजें करते हैं। और वेलकम है आपका वॉइस ऑफ रेसलिंग के एपिसोड नंबर 792 में। और भाई जो हमने कल मिस्ट्री अटैकर के बारे में चीजें देखी, सुनी, जानी, सेथ रॉलिंस ही क्या वो बंदा है। मैंने कल वाली वीडियो में आपको बहुत सारी चीजें बताई थी, लेकिन सेथ रॉलिंस वो खुद कैसे हो सकते हैं क्योंकि उसका शायद एक प्रूफ निकल के आया है। लेकिन उससे पहले मैं आपको रिमाइंड करवा देता हूं कि जो चैनल पे मेंबरशिप कंटेंट है उसमें शील्ड की एक वीडियो आ गई है, तो जिन्होंने मेंबरशिप लिया आप लोग जाके अभी उसे देख सकते हो। और शील्ड फैंस तो डेफिनेटली, मैं ज़्यादा उसके बारे में बता नहीं रहा कि उसमें क्या है। और अगर आप मेंबरशिप कंटेंट में इंटरेस्टेड हो तो आप चैनल की मेंबरशिप लेके इस चैनल को भी थोड़ा सा सपोर्ट कर सकते हो। बाकी डिफरेंट कंटेंट जो डेली वीडियोस आती हैं उससे कुछ अलग वहाँ पे होता है। तो हम बात करें तो उस मिस्ट्री अटैकर की, हम बात कर रहे थे सेथ रॉलिंस की। तो एक पिक्चर निकल के आई है और ये कल के सर्वाइवर सीरीज से ही है जहाँ पे किसी ने उनको स्पॉट किया है। ये किसी की तो बस है उसके पास में और यहाँ पे आप सेथ रॉलिंस को देख सकते हो। और ये एक वही बंदा है जो कि हमको WWE के पोस्ट शो में भी दिखाई देता है। तो सेथ रॉलिंस बैक स्टेज भी थे और हमने एक अटैकर भी देखा जिसने कर्व स्टॉर्म लगाया। बट अगेन यहाँ पे आई थिंक इन चीज़ों को लिंक नहीं कर सकते क्योंकि वो किसी भी तरीके से बंदा, देखो मुझे तो सेथ रॉलिंस नहीं लगा है। कल वाली वीडियो में डिटेल में अच्छे से बात करी है हमने उसके बारे में, लेकिन WWE ने काम तो ये देखो बहुत सही कर दिया क्योंकि इसकी वजह से फैंस को एक तगड़ा वाला पॉइंट मिल गया है किसी चीज़ के बारे में बात करने के लिए। और यही चीज़ WWE चाहती भी है। फिर कुछ ट्वीट्स वगैरह और भी मैंने देखे जहाँ पे LA नाइट वो बंदा हो सकता है, ऑस्टिन थ्योरी वो बंदा हो सकता है। यहाँ पे लोग लिटरली बोल रहे हैं कि LA नाइट उतना टॉल नहीं है, ऑस्टिन थ्योरी है वो। फिर उसके बाद लोग हाइट के जो कंपैरिजन है उसको कर रहे हैं। किसी ने तो पता नहीं क्या ही नोटिस किया है, कोई बंदा ऑस्टिन थ्योरी का पिछवाड़ा देख के बोल रहा है कि मैं तो सिर्फ पिछवाड़ा देख के ही बता सकता हूँ या बता सकती हूँ कि ये जो बंदा है वो ऑस्टिन थ्योरी है। और इसके ऊपर भी 10-10 हज़ार लोगों ने लाइक्स किए हुए हैं। तो बहुत ज़्यादा इस मिस्ट्री अटैकर के अराउंड जो बातें हैं वो चल रही हैं। फिर किसी ने ये वाला भी ट्वीट किया जहां पर आप देख सकते हो लोगन पॉल एंड ऑस्टिन थ्योरी एक ज़माने में एक दूसरे के थोड़े आसपास थे स्टोरी लाइन में। तो फिर लोगन पॉल क्योंकि विजन का पार्ट है तो फिर उनका भी इन्फ्लुएंस रहा जिसकी वजह से ऑस्टिन थ्योरी आ गए। तो ये और पॉल हेमन ने, जैसे मैंने कल वाली वीडियो में बताया था, कल चैनल पर 2 वीडियो आई थी जिसमें मैंने आपको बताया था कि पॉल हेमन तो ये कह रहे हैं कि मुझे क्या पता भाई वो बंदा कौन है, वो तो मास्क पहने हुए था, तुमने उसे नहीं देख पाया, मैं भी नहीं देख पाया, तो फिर मुझे नहीं पता, मेरे से सवाल मत पूछना। और सारे जो क्वेश्चंस हैं वहां पे वो उनको डॉज करते हुए ही नजर आए थे। तो कुछ ज़्यादा क्लैरिटी हमको पॉल हेमन की तरफ से भी मिली नहीं है जो कि यूजुअली हमको काफ़ी सारी चीज़ें बता देते हैं। तो लेट्स सी ये जो मिस्ट्री हुडी वाले बंदे की स्टोरी लाइन है वो आगे कैसे जाती है, क्योंकि इंटरेस्टिंग देखना ये भी होगा कि ब्रॉन ब्रेकर भी सरप्राइज थे वहाँ पे कि जैसे कि उनको भी नहीं पता था कि ये जो बंदा है वो क्यों आया और ये क्यों मदद करके चला गया और उसने CM पंक को ही क्यों मारा। और CM पंक भी आगे मंडे नाइट रॉ में इसको डेफिनेटली मस्त तरीके से एड्रेस करने वाले हैं, जिसके लिए हमको कल की मंडे नाइट रॉ का वेट करना पड़ेगा। कल रोमन रेंस ने सर्वाइवर सीरीज में जब अपनी एंट्रेंस करी तो एक चीज नोटिस करने वाली थी, लेकिन इसके बारे में उतना ज्यादा शायद लोगों ने बात नहीं करी है। और ये ट्वीट ही आप देख लो जहां पे ये बोला जा रहा है कि यार ऊला फाला के बारे में तो किसी ने बात ही नहीं करी। और सही में ऊला फाला रोमन रेंस ने कल सर्वाइवर सीरीज में पहनी नहीं थी। और जितना मुझे सही याद आ रहा है
है रोमन रेंस जब से सोलो सिकोआ के साथ वो नेटफ्लिक्स में जब उन्होंने मैच रसल किया था उसके बाद से उन्होंने वो ऊला फाला वाली माला पहन के ही वो आते थे, लेकिन कल सर्वाइवर सीरीज में रोमन रेंस ने ऐसा नहीं किया। तो ये अपने आप में वियर्ड है कि ऐसा क्यों हुआ, क्या वो लाना भूल गए। फिर रोमन रेंस को अगर आप नोटिस करोगे भाई तो उन्होंने कुछ कुछ चेंजेस भी किए, जैसे हमने उनका गॉन्टलेट नया देखा, वो जो उन्होंने अपना कंप्रेशन पहना था वो भी था, और इससे पहले रोमन रेंस स्पोर्ट कर रहे थे अपना थोड़ा ओल्डर वाला लुक जहां पे वो अपनी बियर्ड को डाई नहीं कर रहे थे। लेकिन कल रोमन रेंस इसलिए थोड़ा सा आपको यंगर नजर आएंगे क्योंकि इस बार वो अपनी बियर्ड को डाई करके आए थे, और पिछले कुछ टाइम से उन्होंने वो करना बंद कर दिया था। आई थिंक रेसलमेनिया के टाइम से ही जब वो चैंपियनशिप आ रहे थे तब से फिर उन्होंने वो बंद कर दिया था, क्योंकि अब ऐसा विंस मैकमैन का पहले रहता था कि तुमको यंग दिखना चाहिए, लेकिन अब के टाइम पे ग्रे हेयर को भी अप्रिशिएट किया जाता है, उसको बोला जाता है भाई नेचुरल है, हर कोई बंदा एज करता। तो ये बातें हो रही है रोमन रेंस के बारे में। और जो सर्वाइवर सीरीज के हमने बिल्कुल एंड में देखा था उस वाली एंडिंग से भी फैंस खुश नहीं है। किस वजह से? क्योंकि अगर आप मैच में देखोगे तो कोडी रोड्स का रोमन रेंस के ऊपर बौखलाने का, इनके बीच में कुछ ऐसी टेंशन दिखाने का मैच के कॉन्टेक्स्ट में तो कोई सेंस बना नहीं, क्योंकि इस मैच में पिन कौन हुआ बंदा, वो सीएम पंक थे। तो अगर रोमन रेंस को किसी बंदे से प्रॉब्लम हो सकती थी तो वो सीएम पंक थे, लेकिन उनके साथ तो उन्होंने फिस्ट बम्प कर दिया और बाकी कोडी रोड्स जाके उलझने की कोशिश कर रहे हैं रोमन रेंस के साथ। तो ये तो ऐसा लग रहा था कि बस इनको वॉर गेम्स मैच करना है और एंड में जाके जो इनका प्लान है कि भाई हमको इनके बीच में फेस ऑफ दिखाना है वो हम कर लेंगे, चाहे उस चीज का उतना लॉजिक या सेंस बने या ना बने। और एक बात मैं बार बार बोलूंगा कि सुपरस्टार्स को और ज्यादा सीरियस होना पड़ेगा अपने कैरेक्टर को लेके, क्योंकि वो जो रियल फीलिंग है इनके कैरेक्टर्स को देख के, इवन बड़े सुपरस्टार्स को भी देख के, वो अब के टाइम में मुझे आ नहीं रही। आई थिंक मैं इसको अच्छे से एक्सप्लेन भी नहीं कर सकता। ये ऐसा है कि अगर आप बहुत टाइम से WWE देख रहे हो और अब का प्रोडक्ट देख रहे हो तो आप तभी वो डिफरेंस फाइंड आउट कर पाओगे, क्योंकि इसका एक सिंपल सा आंसर हो सकता है भाई WWE स्क्रिप्टेड शो है, ऑब्वियसली ये सब चीजें सबको पता है, लेकिन वो कैरेक्टर प्ले करने में देखो मुझे तो अभी सुपरस्टार्स में कमी लग रही है। कुछ एक जैसे मैं बेकी लिंच को अप्रिशिएट करूंगा, उनका जो कैरेक्टर वर्क है वो बहुत अच्छा है, तो वो चीज़ आई थिंक बहुत जल्दी फिक्स होने की जरूरत है, वरना वो जो रियल फीलिंग है रेसलिंग की वो थोड़ी मिसिंग लग रही है। देखो कभी कभी यार ट्रिपल एच के लिए बहुत ज्यादा बुरा भी लगता है, क्योंकि देखो ट्रिपल एच ने बहुत सारी बुरी चीजें तो करी हैं लेकिन साथ में अच्छी चीजें भी करी हैं। तो अभी क्या हुआ, पोस्ट शो में जब वो बात कर रहे थे सर्वाइवर सीरीज के बारे में, तो वहां पे लोगों ने वी वांट एज के जो चैंट्स हैं उनको बोलना शुरू कर दिया, और वो इतने ज्यादा लाउड हो चुके थे कि आपका फोकस इस बात के ऊपर जाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा कि माइक पे जो बंदा है वो क्या बोल रहा है और पीछे का जो क्राउड है वो क्या बोल रहा है। और इन वाले चैंट्स को पूरी तरीके से ट्रिपल एच ने इग्नोर किया है, और ये मत समझना कि ये जो चैंट्स है वो ट्रिपल एच के कानों में नहीं जा रहा था, क्योंकि इससे पहले उन्होंने जो चैंट्स हैं उन पे एड्रेस भी करी हैं चीज़ें, तो ऐसा तो नहीं हो सकता। तो आई थिंक ये प्रेस कॉन्फ्रेंस का जो थोड़ा लाइटर वर्जन लेके आए थे कि ताकि मीडिया वाले लोग कोई क्वेश्चंस ऐसे ना पूछ लें जिनको WWE वाले अवॉइड करना चाहते हो। तो फिर ये वाली भी जो चीज़ है मुझे लग रहा है उतनी सही नहीं है, क्योंकि पीछे से फैंस तो कुछ ना कुछ चिल्लाते रहते हैं, और शायद इसका अगला वर्जन हो सकता है कि आप बिल्कुल एक क्लोज्ड एनवायरनमेंट के अंदर कहीं पे ये प्रेस कॉन्फ्रेंस ऐसे कर रहे होंगे ताकि इनको जो है ऐसे ऐसे ऑकवर्ड मूवमेंट से थोड़ा सा बच जाएं, क्योंकि काम तो और कांड तो इनके होते रहते हैं, तो फैंस को मौका तो मिलता ही रहता है कुछ ना कुछ बोलने का। तो वो चीज़ फिर ट्रिपल एच के साथ होती है जो अभी ऐसे तो गलत लगती है। देखो कल मंडे नाइट रॉ में हमने जॉन सीना का शक्ति प्रदर्शन देखा था, जब जेडी मैकडॉन और फिन बैलर दोनों को उठा के उन्होंने अपना फिनिशर हिट किया था। तो इसके ऊपर उन दोनों में से एक बंदा जो कि विक्टिम बना था जॉन सीना के फिनिशर का, उसने ट्वीट करके कुछ ट्वीट किया है ट्विटर पे, जहां पे वो लिखते हैं कि आई यूज्ड टू थिंक जॉन सीना वाज स्ट्रांग, आई वाज रॉन्ग। भाई जॉन सीना स्ट्रांग नहीं है, ही इज रियली स्ट्रांग। ये करके फिन बैलर ने उस फिनिशर के ऊपर रिएक्ट किया है जो कि उन्होंने खाया था जॉन सीना के हाथों से। और ये तो भाई मतलब वो एक टाइम पे एज और बिग शो दोनों को उठा चुके हैं, तो फिर भी ये तो थोड़ी आराम सी बात हो गई करने के लिए। वैसे भी भाई अगर आपने जॉन सीना की वर्कआउट वीडियोस देखी हैं और उसमें आपने स्क्वाट्स मारने में स्ट्रेंथ देखी है जॉन सीना की, तो ये जो डिस्प्ले किया है जॉन सीना ने इस मैच में ये कुछ भी नहीं है। आप लिटरली एक आध बंदा और रख सकते हो जॉन सीना के ऊपर, ऐसे क्रेजी उनके वर्कआउट्स होते हैं जितना मैंने देखा जॉन सीना को। वैसे तो थोड़ी कम ही वीडियोस होती हैं, लेकिन घुस घुस के देखोगे तो फिर मिल जाता है ऐसा स्टफ। सर्वाइवर सीरीज का जो वॉर गेम्स वाला मैच था इसमें स्टार पावर बहुत ज्यादा थी, क्योंकि इस मैच में ब्रॉक लेसनर, रोमन रेंस, कोडी रोड्स, सीएम पंक, ड्रू मैकिंटायर, इस बोल सकते हो हाई स्टेटस ऊपर वाले स्टैंडर्ड के जो सुपरस्टार्स हैं वो थे। तो भाई इस मैच से पहले भसड़ भी बहुत ज्यादा हुई थी, क्योंकि ये मैच से ठीक पहले ना हमको रिपोर्ट ये पता चली थी कि इस मैच में ऑर्डर क्या होने वाला है, किसकी एंट्रेंस कैसे होगी, मैच के सिनेरियोस क्या होंगे, उसको लेके सुपरस्टार्स के बीच में बहुत ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट्स थे कि नहीं ऐसा होना चाहिए वैसा होना चाहिए। और देखो ऐसे ही मौकों
पर मुझे हमेशा विंस मैकमैन भैया ये जो बंदा है याद आ जाता है, क्योंकि उस टाइम पे नाम कैसे भी हो विंस मैकमैन को वही करना होता था जो कि वो करना चाहते हैं। हाँ अगेन वो बात अलग है कि बाद में जाके कोई बंदा उनके साथ भी कुछ गलत कर सकता था, जैसे ब्रॉक लेसनर के लेवल का हो गया तो वो बेल्ट फेंकना ही, बेल्ट फेंकने वाली चीज़ पता नहीं है पिछली 3 वीडियोज़ में रेगुलर कैसे रिपीट हो जा रही है, लेकिन ट्रिपल एच के लिए थोड़ा मुश्किल रह गया था माहौल। और इसके बाद ये जो पोस्ट शो हुआ था इसमें ट्रिपल एच ने इसके बारे में बात भी करी कि कैसे इतनी स्टार पावर थी इस मैच में कि कई बार चीज़ों को फिगर आउट करना भी मुश्किल हो जाता है। बहुत छोटा सा उन्होंने हिंट दिया लेकिन बता दिया भाई कि ऐसे भारी भरकम मैचेस शायद अब ट्रिपल एच बुक करने से थोड़ा सा बचेंगे। और मुझे तो ये भी लगता है कि मे भी हो सकता था कि ट्रिपल एच के दिमाग में बहुत सारे क्रिएटिव आइडियाज़ होंगे इस मैच में एग्जीक्यूट करने के लिए, लेकिन ऐसा होता है कि भाई ये बंदा वो चीज़ करना चाह रहा है, वो बंदा नहीं करना चाह रहा। और आई थिंक ये जो फ्रीडम देने वाली चीज़ है कहीं ना कहीं ट्रिपल एच के ऊपर अब शायद थोड़ी सी भारी पड़ रही है। और मे भी हो सकता है कुछ टाइम बाद जो उनका रवैया है वो भी विंस मैकमैन की तरह हो जाए, क्योंकि अगर आप सबको इनपुट देने का मौका दोगे तो आप जो आउटपुट निकालना चाह रहे हो वो आप नहीं निकाल पाओगे और गालियां भी पड़ेंगी सिर्फ आपको, क्योंकि क्रिएटिव हेड के जो बंदे हो वो आप हो। सर्वाइवर सीरीज से पहले जो स्मैकडाउन का एपिसोड हुआ था यहाँ पे जे ऊसो वर्सेस रूसेव का मैच था लास्ट टाइम इज नाउ टूर्नामेंट का, जिस मैच को जे ऊसो ने जीत लिया था। और भाई इतने सारे डिसलाइक्स कैसे आ जा रहे हैं जे ऊसो को, वो तो मेरे समझ के अब परे है। इस वीडियो में ऐसा नहीं है कि कोई 1 मिलियन के आसपास व्यूज गए हैं तो उसके आधे ही, लेकिन जो डिसलाइक्स हैं इस वीडियो में वो 46,000 हैं। मतलब कि हर 10 में से एक बंदा इस वीडियो को डिसलाइक करके जा रहा है। मैंने आई थिंक हाँ सही कैलकुलेशन करी, 10 में से एक बंदा इसको डिसलाइक करके जा रहा है। और लाइक्स देखोगे भाई तो वो 10,000 भी नहीं पहुंचे हैं। तो लोगों ने तो भाई बिल्कुल आप बोल सकते हो इंटरनेट पे रिजेक्ट कर दिया है जे ऊसो को। वो चीज़ अरीना में जाके स्टेडियम में जाके क्योंकि वैसे रिफ्लेक्ट नहीं करती, तो इस वजह से अब तक जो WWE है उनका भरोसा है जे ऊसो के ऊपर। लेकिन क्या ये चीज़ कभी टूटेगी, क्या ये चीज़ खत्म होगी जब WWE भी गिव अप करेगी जे ऊसो के ऊपर, या फिर उनके करियर के लिए कोई ट्रांजिशन होगा उनके हील टर्न के बाद। आई थिंक कुछ ना कुछ मूव तो WWE को यहाँ पे अब पुल करना पड़ेगा, वरना हो सकता है कहीं ज़्यादा देर ना हो जाए। और अगर चीज़ें सही टाइम पर नहीं होती तो फिर उसको किसी बाद में टाइम पे जाके एग्जीक्यूट कर भी दो तो वह वैसे रिजल्ट नहीं लेके आती जैसे कि वो सही टाइम में लेके आ सकती थी। ये आई थिंक जे ऊसो के साथ उनको करने की ज़रूरत है। और पॉल हेमन के ऊपर भी भाई थोड़ा सा क्रिटिसिज्म तो नहीं, आप बोलोगे सीधा हेट और नफरत ही आ रही है। ऐसा क्यों? एक वीडियो है जिसका स्क्रीनशॉट मैं आपको दिखा दूंगा। यहाँ पर जब अरीना से स्टेडियम से जा रहे होते हैं ये पूरे हील वाले बंदे, तो उसमें एक छोटा सा बच्चा आया जो कि फैन था और वो पॉल हेमन से जाके मिलने की कोशिश करता है, लेकिन पॉल हेमन ने बहुत ही गंदी तरीके से उस बच्चे को धक्का दिया है। अब अगर आप इसको पहली नजर में देखोगे भाई तो बहुत ज्यादा घटिया लग रहा है, क्योंकि एक अगर बड़ा बंदा हो 18 साल से ऊपर का हो तो एक बार को ठीक है समझ में आता भाई बड़े बंदे हो चुके हैं, लेकिन ये छोटा बच्चा लग रहा है। मुझे नहीं पता क्या है इसकी एज है, लेकिन 10 से 15 साल के बीच होगी, हो सकता है 10 साल से छोटी भी हो। तो इसको जब धक्का दिया तो लोग बोल रहे भाई ठीक है तुम अपने कैरेक्टर में हो लेकिन तुम ऐसे नहीं कर सकते किसी के भी साथ, ये एक छोटा सा बच्चा है। लेकिन फिर कुछ लोगों के डिफरेंट ओपिनियन भी हैं वगैरह, भाई कैरेक्टर में ही तो है क्या कर रहे हो। कुछ लोग फिर ये तक बात कर रहे हैं कि भाई इस चीज़ के लिए सू करना चाहिए पॉल हेमन को, ऐसा कैसे तुम कर सकते हो। ECW की जो इनर क्या है इनर सोल एक्टिवेट हो गई पॉल हेमन की और उन्होंने फिर ये हरकत कर दी। मेरा तो यार इसके ऊपर बहुत ही न्यूट्रल सा ओपिनियन रहता है, ठीक है पता नहीं किस मूड में होगा पॉल हेमन, देख के अच्छा नहीं लगा। बट पॉल हेमन ऐसा भी कोई बुरा आदमी नहीं है जो लोग इतना ज़्यादा एक्सट्रीम बातें करने लग जाते हैं किसी भी सब्जेक्ट के बारे में। सर्वाइवर सीरीज के बाद के पोस्ट शो में एक ऐसी स्टेटमेंट दी है ट्रिपल एच ने रोमन रेंज के बारे में जो कि बताता है कि रोमन रेंज की क्या वैल्यू है इस समय WWE कंपनी में। तो जब जो पोस्ट शो में उनसे पूछा जाता है क्वेश्चन कि भाई रोमन रेंज की एंट्री पे कैसा माहौल था क्या था, तो इस पे और ज़्यादा एक्सप्लेन करते हुए ट्रिपल एच ने ये बोला कि रोमन रेंज अब बड़ा है एक चैंपियनशिप से, वो एक वर्ल्ड चैंपियन होने से भी बड़ा स्टेटस WWE में रखता है। और फिर साथ में उन्होंने ये भी बोल दिया कि अब रोमन रेंज एक लेजेंड बन चुका है। ये स्टेटमेंट आई है रोमन रेंज के लिए ट्रिपल एच की तरफ से। और वो ये कहते हैं कि जैसे एक ज़माने में मैं अंडरटेकर के बारे में सोचा करता था वैसे ही स्टेटस पे अब मैं रोमन रेंज को देखता हूं। और ये बात WWE के क्रिएटिव हेड ट्रिपल एच की तरफ से आई। अब ये तो उन्होंने अप्रिशिएट किया देखो रोमन रेंज को, ये भी पता चलता है कि भाई रोमन रेंज का लेवल कुछ अलग ही हो चुका है। ये ट्राइबल चीफ वाले रेन ने बोल सकते हो कि रोमन रेंज का बिल्कुल ही कुछ अलग ही वो जो गॉड मोड है उसको एक्टिवेट करवा दिया था। और फिर यहाँ पे लोग ये भी बोल रहे हैं कि ट्रिपल एच ऐसा इसलिए बोल रहा है ताकि वो रोमन रेंज के पास चैंपियनशिप ना लेके आए, और ये उसका एक्सप्लेनेशन होगा कि भाई उसको चैंपियनशिप की क्या जरूरत है, क्योंकि वो अपने गोल्डन बॉय कोडी रोड्स को प्रोटेक्ट करना चाहता है। जैसा मैं बोल रहा हूँ आप कोई भी स्टेटमेंट दो, अगर आप एक पोजीशन पे हो जहाँ पे लोग आपको क्रिटिसाइज करने के लिए बैठे हैं, तो अगर आप कुछ अच्छी चीज़ें भी बोल देते हो
तो लोगों के जो रिएक्शन है वो कुछ ऐसा आया था। पर्सनली मुझे तो नहीं लगता है कि किसी ऐसी इंटेंशन के साथ ट्रिपल एच ने बोला था कि भाई ताकि रोमन रेंस को चैंपियनशिप ना देनी पड़े, लेकिन क्योंकि लोग बहुत ज़्यादा खुंदक खा के बैठे हैं, निराश हैं सर्वाइवर सीरीज़ के बाद भी ट्रिपल एच से, इसलिए ऐसे मौके पे जब आप किसी भी तरीके की बातें करोगे तो लोग इसके बहुत सारे मतलब निकालने लगते हैं। और बात करते हैं आज की फाइनल स्टोरी के बारे में, जो कि हमको ये बता रही है कि अगले साल की रेसलमेनिया यानी कि नेक्स्ट रेसलमेनिया के जो मेन इवेंट मैचेस हैं या फिर बोल सकते हो वर्ल्ड चैंपियनशिप के जो मैचेस हैं वो क्या होने वाले हैं। तो करंटली डब्ल्यूडब्ल्यूई ने प्लान्स में जो 2 मैचेस लॉक किए हैं अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप के लिए और वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप के लिए। वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप वाला बहुत वियर्ड सा लगा मुझे, बताऊंगा कि क्यों। अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप का मैच है, जैसा हमने मैच की एंडिंग में देखा था, वॉर गेम्स के मैच खत्म होने के बाद देखा था कि रोमन रेंस कोडी रोड से जाके ये इनकी बहसबाजी चल रही थी। तो डब्ल्यूडब्ल्यूई का रेसलमेनिया 42 के लिए जो मैच अभी के लिए प्लान्स में है वो रोमन रेंस वर्सेस कोडी रोड्स का अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप के लिए है। मतलब कि तीसरा मैच अगले साल की रेसलमेनिया में ये दोनों सुपरस्टार करने वाले हैं अगेन, अगर यहां से प्लान्स में चेंज नहीं होते। और ये काफी ऑब्वियस भी डब्ल्यूडब्ल्यूई ने बना दिया था, जैसा उन्होंने हमको चीजें वॉर गेम्स में दिखाई। और दूसरा जो वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप का मैच है, अभी तो देखो मेरे को इससे कोई वैसी फील आ नहीं रही, क्योंकि ये मैच है सीएम पंक वर्सेस ब्रॉन ब्रेकर के बीच में। और हमने मैच में देखा भी था कि जो फिनिशिंग सीक्वेंस है वो यही था जब ब्रॉन ब्रेकर ने सीएम पंक को पिन किया था। तो शायद डब्ल्यूडब्ल्यूई इसी मैच को करने वाली है, इसी वजह से उन्होंने जो सर्वाइवर सीरीज वॉर गेम्स की एंडिंग है वो कुछ ऐसी दिखाई है। लेकिन इस इक्वेशन में अब ब्रॉक लेसनर कहाँ पे जाते हैं वो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ होगी, जिसको डेफिनेटली हम लोग आने वाली वीडियोस के अंदर डिस्कस करेंगे। बाकी स्क्रीन पर अभी आपको शील्ड वाली वीडियो दिख रही होगी, इसको जाके ज़रूर देखना। क्या बोलूँ मैं, मज़ा आएगा आपको देख के, बस इतना ही बोल सकता हूँ। बाकी चैनल की मेंबरशिप वाले कंटेंट में इंटरेस्टेड हो तो चैनल की मेंबरशिप आप लोग ज्वाइन कर सकते हो। इस वीडियो को यहाँ तक देख रहे हो मतलब क्या चैनल में तो इंटरेस्टेड हो पक्का, तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर सकते हो। बाकी तब तक फिर लेते रहो ज़िंदगी के मज़े।